हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में। उसी सीरीज में हमारा आज का पेपर है एसएससी जीडी 6 मार्च 2019 शिफ्ट 1 का पेपर हम करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सीधा ही डीआई का सवाल आया है हमारे सामने। तो डीआई का क्वेश्चन है तो पहले इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसका क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट फिर से जब इसी डीआई के क्वेश्चन आएंगे तो इंफॉर्मेशन ना पढ़कर सीधी की सीधी हम इसकी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है आपको जानकारी। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। क्या है आपके स्टूडेंट है एबीसी, 3 स्टूडेंट है आपके पास, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 100। 3 स्टूडेंट हो गए और 3 सब्जेक्ट हो गए, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। तो ए के 88 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, 86 आ रहे हैं आउट ऑफ 100 इन साइंस और 66 आ रहे हैं आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। ऐसे ही बी और सी के भी दे रखे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। सभी विषयों में एक साथ ए द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो ए ने कितने कितने नंबर लिए हैं, 88 लिए हैं, 86 लिए हैं और 66 लिए। बस टोटल करनी है, कर लेते हैं। तो 6 और 6 12 और 8 ये तो 20 हो गया। फिर 8 और 8 16 160 और वो 6 ले लेंगे मतलब 60। तो वो हो जाएगा आपके कितना, वो हो जाएगा 220 और 20 240 होगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सिर्फ ऐड करना था, कर लिया। चलिए बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने जो कि आपका लिया गया है वही जो डीआई थी वहीं से, ठीक है। और क्या है सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज एंड सीज टोटल मार्क्स इन द एग्जाम। परीक्षा में ए और सी के कुल अंकों के बीच का अंतर कितना है। तो जैसा कि ए के लिए तो हमने निकाला था, कितना आया था ए के लिए टोटल, अभी अभी हमने देखा है, जो कि ए के लिए हमारा टोटल है, पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा है 240। चलिए ए के लिए तो 240 मार्क्स हो गए। और किसकी, सी की बात कर रहा है, तो सी के लिए कितना है अभी निकाल लेते हैं। सी का ये रहा 72, 68 और 84, इनकी टोटल करनी है, कर लेते हैं। 8 और 2 10 हो गया, ये 70 हो जाएगा, फिर ये 140 हो गया, 140 और फिर ये 200 और फिर ये हम देखें तो 224 हो रहा है, 224 हो रहा है। तो ये लीजिए 224। आपको इनका डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा, आप सीधा सीधा देख सकते हैं 16 16, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, देख। तीसरा सवाल है हमारे सामने। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, कहां से लिया गया, समय काम मजदूरी का सवाल है। और क्या है प्रश्न, देखते हैं। If a man cuts the grass of a lawn in T minutes, what part of the lawn can be cut in 30 minutes? यदि एक आदमी लॉन की घास को T मिनट में काटता है, पूरे लॉन की घास को T मिनट में काट देता है, तो वो 30 मिनट में लॉन का कितना भाग काट सकता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पूरा काम कितने समय में किया जा रहा है, T मिनट में या T घंटे या T सेकंड, जो भी होता, मिनट दे रखा है और ऑप्शन भी मिनट में है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पूरा काम T मिनट में किया जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना काम होगा, 1/T होगा। हमें कितने मिनट तक काम करना है, 30 मिनट तक काम करना है, तो 30 मिनट में कितना होगा, 30/T हो जाएगा, ठीक है। और T मिनट में पूछते तो T से गुणा कर देते तो पूरा काम हो जाता। तो 30/T हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। देखिएगा अगला सवाल जो कि 4th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ये लिया गया है आपके क्षेत्रफल वाले चैप्टर से। तो क्षेत्रफल वाला चैप्टर क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। द बेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 34 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। एक घनाभ का आधार का क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा। जैसा कि हमें पता है, घनाभ का आयतन जो है, क्यूबॉइड का आयतन जो है, क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और L इंटू बी एक तरह से उसके आधार का क्षेत्रफल होता है, जो कि हमें डायरेक्टली दे रखा है 34।
और हाइट हमें दे रखी है 3.5, तो सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 34 का 35 से मल्टीप्लीकेशन, 5 का 4 से आप देखेंगे 20, फिर 5 का 3 से 15 और 4 का 3 से 12, फिर ये होगा 27 और फिर ये होगा 27 के बाद में 2 29, 3 का 3 से 9 और 2 11, फिर ये 0 आप हटाओगे तो 119 आएगा। तो फाइनली हम 119 मतलब तीसरा ऑप्शन जो है उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा अगला सवाल। अगला प्रश्न देखिए जो कि सिंप्लीफिकेशन से लिया गया है, सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सरलीकरण का सवाल, देखिए द वैल्यू ऑफ, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल सा। कौन कौन से साइन है, प्लस का है, डिवीजन का है, माइनस का और मल्टीप्लीकेशन का है। तो जैसा कि हमें नियम पता है वी बॉड मास का, पहले हम डिवीजन करेंगे। तो डिवाइड देखें तो डिवाइड कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो ये 1/3 प्लस फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन तो एज इट इज रहेगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सेकंड वाला फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, प्लस 8/9 है, माइनस 2/3 और ये 4/3 है। ठीक है यहां तक। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, जहां जहां कुछ कैंसिल हो रहा है। तो 6 से 6 बिल्कुल गया और कुछ बिल्कुल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 1/3 प्लस 3/7 प्लस 8/9 माइनस 8/9। तो आप देख सकते हैं प्लस का 8/9 माइनस का 8/9 दोनों ही आपस में जुड़कर 0 हो गए, कटे नहीं है, दोनों जुड़कर 0 हुए, इसलिए दोनों को हटा दिया है। अब ये आंसर आपके सामने सिंपल सा। 7 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 21 होगा। 7 से 21 3 बार 3 का 3 से 9 हो जाएगा, 3 से 21 7 बार 7 का 1 से 7 हो जाएगा, 9 और 7 को जोड़ लोगे 16 और ये 21 हो जाएगा। 16/21 हमारा आंसर, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है छठा सवाल, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि परसेंटेज से रिलेटेड दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए एक विशेष प्रयोग में शामिल 60% चूहे मादा चूहे थे। यदि प्रयोग के दौरान कुछ चूहों की मृत्यु हो गई और 30% चूहों की मृत्यु हो गई तो नर चूहों की मृत्यु दर का मादा चूहों की मृत्यु दर से अनुपात क्या था। 60% of the rates included in a particular experiment were female rates. If some of the rates died during the experiment and 30% of the rates died were male. इसका लिए 30% जो है ये मेल के लिए है, पुरुष जो नर चूहे हैं उनके लिए है। ठीक है, जो कि हिंदी में क्लियरली नहीं लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है। What was the ratio of the death rate among the male rates to the death rate among the female rates? चलिए कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं टोटल जो है चूहे वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स है, तो इसका 60% जो है फीमेल है। तो फीमेल कितनी है वो अगर मैं देखूं, फीमेल रेट्स के बारे में बात करूं तो वो कितनी है, इसका 60%, इसका 60% मतलब 0.6x मैं कह सकता हूं, एक ही बात है। ठीक है, फिर मेल कितने होंगे, मेल रेट्स कितने होंगे, मादा चूहे इतने हैं तो नर चूहे कितने होंगे, ये टोटल है तो इसका 40% होंगे, मतलब 0.4x। अब आपको कह रहा है कि जो मर रहे हैं तो मरने वाले जो हैं वो मान लेते हैं कितने हैं, जिनकी डेथ हो रही है एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो हमने टोटल मान लिए कितने हैं, y है। तो जो मरने वाले उसमें मेल कितने हैं, 30% है, तो इसमें मेल कितने हैं, 30% है, मतलब 0.3y कह सकता हूं मैं। तो फिर फीमेल कितनी होगी, 70%, मतलब 0.7y मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब आपको बताना है कि मृत्यु दर का क्या अनुपात होगा, कहां से, नर चूहों और मादा चूहों का। तो मेल के लिए बात करें पहले, तो ये मेल है और ये मेल है, टोटल है हमारे पास, ये मरने वाले ये हैं। तो मेल के लिए देखूं तो 0.3y ये मरने वाले, और टोटल कितने हैं 0.4x, ये डेथ रेट आ गई मेल के लिए। अब इसका रेशियो देखना है फीमेल के साथ, डेथ रेट निकालनी है तो मरने वाले ऊपर आएंगे, तो फीमेल मरने वाले कितने हैं,
7y और टोटल फीमेल कितने हैं 0.6x। तो ये डेसिमल से डेसिमल यहां भी गया, y से y गया, x से x गया। अब कुछ नहीं, बस 6 और 3 का गुणा हो जाएगा, 7 और 4 का गुणा हो जाएगा, 6 का 3 से 6 3 18, 7 का 4 से 7 चौक 28। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये 9 और ये मैं कर सकता हूं 14। तो 9 और 14 का अनुपात बिल्कुल आ रहा है, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, मेल टू फीमेल डेथ रेशियो जो है, डेथ रेट का जो रेशियो है वो आ चुका है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। देखिएगा 7वां सवाल है हमारे पास, जो कि क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क मतलब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। सिंप्लीफाई करना है सिंपल सा। तो जैसा कि आपको पता है, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सॉल्व कर लो, फिर इसमें इसका डिवीजन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, 80 का 2 से गुणा करूंगा 160, 140 और 160 को जोड़ लेते हैं, तो 100 200 और ये 300 हो गया। 300 में से 24 कम कर लेते हैं, तो 300 में से 24 कम कर लोगे तो 276 आ जाएगा। ये पहले वाले ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। डिवाइड करना, ये लीजिए डिवाइड कर लिया। 20 का 3 से गुणा करना है तो 60 हो जाएगा। 80 और 60 को जोड़ लेते हैं 140 हो जाएगा, उसमें से 40 कम कर लूंगा 100 हो जाएगा। 276 अपॉन 100 आ गया और पॉइंट में आ जाएगा 2.76। सिंपल सा तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 8वां सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो कि आपका रेशियो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। निकाल लेते हैं, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 7, 15। 3, 7 और 15 का चौथा समानुपाती क्या है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट तो 3 है ही है, सेकंड 7 है ही है, थर्ड जो है 15 है ही है, फोर्थ हमें नहीं पता तो उसकी जगह x लिख लेते हैं। हमें पता है बाहर वाले पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 3x इज इक्वल्स टू 7 का 15 से मल्टीप्लीकेशन, कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, ये गया कितना 5 बार, तो x की वैल्यू आ रही है 7 का 5 से 35। 35 मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में क्या कह रहा है। 9 नंबर सवाल देखिएगा, जो कि हमारा इंटरेस्ट से है। कौन सा इंटरेस्ट है, सिंपल कंपाउंड देखते हैं। A sum of 5,000 rupees is invested for 2 years under compounded interest at 10% per annum. Interest being compounded annually, the interest earned in rupees is 5,000 की राशि को 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाता है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 5,000। चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%। चलिए टाइम कितना बताया जा रहा है, ब्याज के रूप में समय दे रखा आपको, द इंटरेस्ट अ सम ऑफ 5,000 2 ईयर्स, समय बिल्कुल दे रखा आपको 2 साल। चलिए अब आपको CI पूछा है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10% है, 10% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 1/10 लिख लूंगा, तो पहले साल 10, उस पर ब्याज 1, तो अमाउंट कितना 11 हो गया। दूसरे साल फिर से 10, उस पर 1 ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया 11 हो गया। 10 × 10 मतलब 100, ये प्रिंसिपल की यूनिट हो गई। 11 × 11 मतलब 121, ये अमाउंट मतलब मिश्र धन की यूनिट हो गई। 100 से 121 हुआ है, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है 21 का मिला है, तो 21 इकाई का ब्याज मिला है। हमें क्या पता है, प्रिंसिपल 5,000 है ये पता है, प्रिंसिपल की इकाई कितनी है 100 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5,000/100। क्या हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें वैल्यू निकालनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, जिसकी यूनिट कितनी है 21 है, तो 21 की वैल्यू निकालनी है, तो 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डबल से डबल जीरो चला गया, जीरो तो एक आएगा ही 5, और 5 का 2 से 10, तो 1050, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1050 मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा।
यही अगर अमाउंट पूछता तो 121 से गुणा कर देते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका है किससे, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से। क्या है सवाल देख लेते हैं थोड़ा। अ ट्रेन passes the platform in 18 seconds and a man standing on the platform in 8 seconds. If the length of the train is 100 meter, then the length of the platform is। एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक आदमी को 8 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। जैसा कि हमें पता है जब कभी भी कोई भी ट्रेन किसी को भी पार करेगी तो जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो जो ट्रेन पार कर रही है और जिसे पार कर रही है दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर होगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन में ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो ट्रेन की स्पीड जो है प्लेटफॉर्म को पार करते समय और आदमी को पार करते समय एक समान है। क्यों? क्योंकि प्रश्न में बोला नहीं गया है कि ट्रेन धीरे या तेज हो रही है, इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो स्पीड उसकी पहले भी वही है और स्पीड उसकी बाद में भी वही है। S1 और S2 का मतलब जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब भी स्पीड वही है और जब आदमी को पार कर रही है तब भी स्पीड वही है। और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तब देखते हैं तो डिस्टेंस क्या होगी प्लेटफॉर्म को पार करते समय, खुद की लंबाई जो कि 100 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि निकालनी है और टाइम जो कि 18 सेकंड का है। ये हो गई प्लेटफॉर्म को पार करने में उसकी स्पीड। और यही स्पीड रहेगी कब? जब वो आदमी को पार करेगी। और जब आदमी को पार करेगी तो स्पीड क्या होगी? वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो केवल खुद की लंबाई ही काम आएगी और टाइम कितना दे रखा है आपको? 8 सेकंड का। ठीक है, तो इस P की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लेते हैं। ये गया 4, ये गया 9, वज्र गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 400 और ये 4P और ये हो गया आपके 900। उधर चला गया तो ये आ गया 500। तो P कितना हो जाएगा? 500 का 4th टाइम देख लेते हैं तो 250, फिर 125 मीटर हम कह सकते हैं, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है 11वां सवाल देखिएगा। 11वां सवाल भी हमारा टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का ही दिख रहा है। क्या है क्वेश्चन? जॉन ट्रेवल्स 2/3 ऑफ अ डिस्टेंस बाय बाइक एंड रिमेनिंग 6 किलोमीटर ऑन फुट। हाउ मेनी किलोमीटर डज ही ट्रेवल इन द होल जर्नी। जॉन बाइक के द्वारा 2/3 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और शेष जो 6 किलोमीटर है वो पैदल करता है। तो वह पूरी यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है? ठीक है, तो 2/3 तो उसने बाइक से किया, जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका। तो बचा हुआ 1/3 जो है वो उसने पैदल किया, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और वो 1/3 जो उसने पैदल किया है वो 6 किलोमीटर है। तो 1/3 की वैल्यू कितनी है? 6 किलोमीटर है। तो आपको टोटल 1 की वैल्यू निकालनी है, एक इकाई का मान निकालना है। तो 1/3 अगर 6 है तो 1 कितना होगा? 6 का 3 से गुणा 18 किलोमीटर होगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे भी देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। Virat Kohli has certain batting average of 9 innings. In the 10th inning, he scored 106 runs, thereby increasing his average by 6 runs. His new batting average is। विराट कोहली का बल्लेबाजी का औसत 9 पारियों का है। 10वीं पारी में उन्होंने अपने औसत में 6 रन की वृद्धि करते हुए 106 रन बनाए, तो उनका नया बल्लेबाजी का औसत क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट ट्रिक होती है उससे भी कर सकते हैं। देखिएगा, आपको पूछा तो नया बल्लेबाजी का औसत है, मतलब आपको 10th इनिंग का एवरेज पूछा है। हम 9 और 10th दोनों एक साथ निकाल लेते हैं, लेकिन एग्जाम में दोनों एक साथ नहीं निकालनी है, एक का ही निकालना है जो पूछा है, और जो पूछा है वो है 10th वाली इनिंग। कैसे निकालनी है? जैसे अभी दोनों निकाल रहे हैं वैसे सिर्फ एक निकालनी है। ठीक है, रन कितने बनाए? 106। तो यहां पर भी 106 और यहां पर भी 106। क्या हो रहा है? एवरेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? औसत रन 6 से बढ़ जा रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्लस आना चाहिए, लेकिन हम लगाएंगे माइनस। ये ट्रिक है करने की। फॉर्मूले से करें तो पूरा प्रोसेस होता है लंबा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है और समय ज्यादा लगता है। हम सीधा ट्रिक से कर रहे हैं, एक लाइन में आंसर लेकर आ रहे हैं। हमें 10th इनिंग का पूछा, ये निकालने की जरूरत नहीं है।
एग्जाम में जरूरत नहीं, अभी मैं आपको निकाल कर बता रहा हूं ताकि हम क्रॉस चेक कर सके आंसर। ठीक है, 106 इधर भी 106 लिख दिया, बढ़ने को कह रहा है तो उल्टा चिन्ह लगाएंगे माइनस का। कितने से बढ़ने को कह रहा है? 6 रन से, तो इधर भी 6 इधर भी 6, ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई। 9th इनिंग है तो इसकी जगह 10th लिखेंगे, 10th इनिंग है तो इसकी जगह 9th लिखेंगे। अब देखिए यहां से जो कैलकुलेशन आएगी वो 9th इनिंग का एवरेज आएगी, यहां से जो कैलकुलेशन आएगी वो 10th इनिंग का एवरेज आएगी। और जैसा कि बोल रहा है 6 रन बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहां से यहां 6 रन ज्यादा ही आएंगे। कितना हो गया? 6 का 10 से 60। 106 में से मुझे कितना कम करना है? 106 में से 60 कम करना है, तो 106 में से आप 60 लेस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा आपके पास 46। फिर 9 का 6 से कर लेते हैं, कितना हो गया? 54, 54 हो गया। तो 106 में से आप 54 कम कर लोगे, तो 106 में से आप 54 कम करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? ये बचेगा 52। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं 46 से 52 6 बढ़ा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। और हमें 10th वाला पूछा था तो जो कि आंसर 52 दे रहा है, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, जो कि डीआई से रिलेटेड है। तो डीआई वाला सवाल क्या है देख लेते हैं। डीआई हम पढ़ तो चुके हैं, क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन मैथ इज, गणित में सभी छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? तो ये लीजिए 88, 65, 72 इनके टोटल करके डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। तो देख लेते हैं कितना होगा। 80 और ये 2 हो गया 90, फिर 80 और ये 90, 90 और ये हो गया आपके पास 160, 160 और ये हो गया 220 और 5 कितना? 225 डिवाइडेड बाई 3। बस ये गया 7 बार, फिर ये 15, तो ये 5 बार 75 आ रहा है, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, देन इट्स एरिया विल बी डिक्रीजेस इन द रेशियो ऑफ। यदि एक आयत की लंबाई को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, उसकी चौड़ाई को 3:2 के अनुपात में घटा दिया जाए, तो उसका क्षेत्रफल किस अनुपात में कम हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। मान लेते हैं उसकी लंबाई पहले रही होगी 4x, फिर हो गई होगी 5x। ठीक है, ये लंबाई है। और चौड़ाई अगर मैं देखूं तो पहले रही होगी कितनी? 3y, और फिर हो गई होगी कितनी? 2y। तो पहले आप देख सकते हैं क्या आया होगा इसका, 4 का 3 से 12xy और 5 का 2 से 10xy, यही रहा होगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का गुणा ही क्षेत्रफल होता है। तो एरिया आ गया आपके पास 12xy और नया एरिया आ गया 10xy। तो अब आप देख सकते हैं 12xy से कितना हुआ है? 10xy हुआ है। तो रेशियो अगर मैं देखूं तो 6 से कितना हो रहा है? 5। तो 6 से 5 मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, जो कि एक तरह से रेशियो का ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी कहा जा सकता है इसको। a/b इज इक्वल्स टू 2/3 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। यदि a/b का मान 2/3 है तो इसका मान क्या होगा? तो देख लेते हैं इसका मान क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले तो ये देख लीजिए जो आपको पूछा है उसमें पावर घातें एक समान है या नहीं हर एक पद में। तो क्या पूछा आपको? 5a³ माइनस 2a² अपॉन 3ab² माइनस b³। तो 3 है पावर, ठीक है, 2 और 1 3 है पावर, ठीक है, 2 और 1 3 है पावर, ठीक है, 3 है पावर, ठीक है। हर एक पद में घात एक समान है, तो जब घात एक समान है तो कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू ये रख दो और b की वैल्यू ये रख दो, आंसर आ जाएगा। a 2 और b 3 रखना है तो रखो a 2 और b 3। तो 5 a की जगह 2 रख देंगे, a की जगह 2 रख देंगे और b की जगह रख देंगे 3। a की जगह 2 रख देंगे और b की जगह रख देंगे 3। बस आ गया आंसर आपका। 2 का क्यूब 8, 8 का 5 से 40, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24,
3 का स्क्वायर 9, 3 का 2 से गुणा कर लेते हैं 6, 6 का 9 से गुणा 54, 3 का क्यूब कितना 27, कितना आ जाएगा 40 माइनस 24 है तो ये हो जाएगा 16, 16 और फिर इसे देख लें 54 माइनस 27 डबल ही है तो ये 27। तो 16 और 27 का अनुपात, पहला अनुपात हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर सवाल क्या है देखिएगा। In what proportional must a grocer mix one kind of bajra at 45 rupees per kg with another at 32 rupees per kg in order that by selling the mixture 48 rupees per kg he may make a profit of 20%। ठीक है, किस अनुपात में किराना व्यापारी को एक प्रकार का बाजरा 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दूसरे प्रकार के बाजरा 32 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचकर वह 20% का लाभ कमा सके। ठीक है, तो देखिए एक तरह का और ये सेकंड तरह का, तो पहले तरह का जो है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, पहले तरह का जो है उसकी कॉस्ट प्राइस है 45, सेकंड वाला है उसकी कितनी है कॉस्ट प्राइस 32, और दोनों को मिलाकर क्या ये 48 जो है कॉस्ट प्राइस दे रखी है क्या, नहीं, ये सेलिंग प्राइस दे रखी है। और सेलिंग प्राइस किस पर दे रखी है, 20% के प्रॉफिट पर दे रखी है। इसका मतलब 20% का प्रॉफिट मतलब 120% पर बेचेगा, तो प्रतिशत पे 120 पर बेचेगा, तो रुपए में कितने पर बेच रहा, 48 पर, तो 120% मतलब 48 रुपए, तो 1% मतलब ये रहा। और कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं हम मिक्सचर की, दोनों को मिलाने पर जो मिक्सचर बन रहा है उसका कॉस्ट प्राइस देखूं तो 100% वैल्यू होती है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 12 से ये 4 बार, ये 0 से 0, 40 रुपए हमारे पास सीपी आ गया है जो कि पूरे मिक्सचर का सीपी है। और सीपी क्यों निकाला, क्योंकि एलिगेशन मेथड मिश्रण विधि लगा रहे हैं, तो यहां पर सीपी लिखा है तो ये भी सीपी ही होगा, तो ये सीपी लिख दिया। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। इन दोनों का अंतर 8, इन दोनों का अंतर 5, 8 और 5 फिर से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो पहले और दूसरे वाले बाजरे को 8 और 5 के अनुपात में मिलाएंगे, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देखिएगा। A sum of 10,000 rupees is lent partially at 8% and the remaining at 10% per annum. If the yearly interest on the average is 9.2%, then both the parts respectively. यदि 10,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 8% की दर से और शेष को 10% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया जाता है, यदि वार्षिक ब्याज औसतन 9.2% है, तो दोनों भाग क्रमशः कितने रुपए के होंगे। चलिए तो हम देख सकते हैं, सीधा सीधा हम लगा लेंगे इसमें एलिगेशन मेथड ही। 10,000 रुपए टोटल है, एक को 8% पर दिया है बिल्कुल, दूसरे को 10% पर दिया है बिल्कुल, और कुल मिलाकर दोनों पर औसतन मतलब दोनों का एक साथ मिलाकर इंटरेस्ट है 9.2% का। चलिए यहां इन दोनों का अंतर लिखना है जो कि 0.8% हो गया एक तरह से, यहां इन दोनों का अंतर लिखना है जो कि 1.2% हो गया। प्रतिशत से प्रतिशत गया, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 4 से 2, 4 से 3, 2:3 के अनुपात में उधार दिया जाएगा। केवल अनुपात पूछता पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तो ये आंसर था, लेकिन आपको रुपए पूछ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रुपए आपको दे रखे हैं कितने, 10,000 है, और 10,000 के लिए 2 अनुपात बने हैं 2 और 3, तो नीचे अनुपातों का टोटल 2 और 3 कितना 5। पहले के लिए अनुपात के लिए 2 से गुणा, 5 से ये गया 2 बार, तो ये 2,000 का 2 से गुणा तो ये 4,000 आ रहा है, तो डेफिनेटली ये कितना आएगा फिर 6,000 आएगा। तो 4,000 और 6,000 हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। द मार्क प्राइस ऑफ अ बाइक इज 33,600 and the retailer announced a discount of 16% on the occasion of Holi. What amount a customer will have to pay for the bike? एक बाइक का अंकित मूल्य 33,600 है। रिटेलर ने होली के मौके पर 16% की छूट का ऐलान किया और एक ग्राहक को बाइक के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। सिंपल है,
33,600 रुपए MRP है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको कितने का? 16% का। इसका मतलब 84% आपको इसका पे करना पड़ेगा। तो डबल से तो ये 00 गया, इसका गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 और 4, 6 चौक 24, पीछे 4 आएगा, पीछे 4 दो जगह दिख रहा है, इसमें और इसमें। चलिए फिर गुणा ही कर लेते। तो ये 336 है आपके, और ये 84 है। 6 का 4 से 24, 4 का 3 से 12 और 2 14, फिर 4 का 3 से 12 और 1 13, फिर इसको कर लेते हैं 8 का 6 से 48, ठीक है। 8 का 3 से 24 और 4 28, फिर 8 का 3 से 24 और 2 26। तो ये कितना आ गया? 4 8 4 12, 8 और 1 9, 3 12, फिर 6 और 1 7 और 1 8 और ये 2 28, 224 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं 28 224 पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बारे में। एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। क्या कह रहा है? एलसीएम एचसीएफ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शंस? इनका लसअप लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो देखिएगा, जब कभी भी फ्रैक्शंस का भिन्नों का लसअप निकालते हैं तो जो अंश होते हैं, जो न्यूमरेटर होते हैं, उनका तो एलसीएम ही निकलता है, और जो डिनोमिनेटर होते हैं, जो हर होते हैं, उनका एचसीएफ निकलता है। ठीक है, तो ऊपर वालों का तो एलसीएम निकाल लो और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लो। एलसीएम निकालते हैं ऊपर वालों का। तो ऊपर वाले में कौन कौन है? 10 है, 20 है और 55 है। तो आप देख सकते हो 10 को तो 5 × 2 लिख दूंगा, 20 को 5 × 4 मतलब 2 × 2 लिख दूंगा, 55 को 5 × 11 लिख दूंगा। बस ले लो एलसीएम। क्या लोगे इसका? 5 का 2 बिल्कुल आएगा, 2 2 बार है, एक बार ही है, एक बार और आ गया। 5 है लेकिन 11 नहीं है, तो ये लो। तो हम देख लेते हैं, 5 का 2 से 10, 11 का 2 से 22, 22 का 10 से 220 आ जाएगा। तो ऊपर 220 आएगा, तो सेकंड या फोर्थ थर्ड ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 220 दो जगह आ रहा है। तो इनका एलसीएम तो 220 आ गया। अब इनका एचसीएफ लेना है, तो इनका एचसीएफ मैं देखूं तो 504 तो नहीं होगा, 7 जरूर हो सकता है। 7 से 21 आ रहा है, 7 9 63 हो रहा है, 7 तो 7 7 8 56 हो रहा है। तो डेफिनेटली ऑप्शन सेकंड सही है, क्योंकि इनका एचसीएफ आ रहा है कितना? 7। ठीक है, तो 220/7 इन तीनों फ्रैक्शन भिन्नों का लसअप हो जाएगा। और भिन्नों का जब लसअप लेते हैं तो अंशों का लसअप और हरों का मसअप लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अगला हमारा सवाल। क्वेश्चन है आपका 20। क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ ट्रेन इन गोइंग फ्रॉम भोपाल टू वाराणसी इज 100 km/h, while when coming back from Varanasi to Bhopal its speed is 80 km/h. What is the average speed during the whole journey? Correct to 2 decimal places. भोपाल से वाराणसी जाने में ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वाराणसी से भोपाल वापस आने में ट्रेन की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है? 2 दशमलव स्थानों तक आपको आंसर बताना है। चलिए आसान है, देख सकते हो जाते टाइम और आते टाइम डिस्टेंस एक समान है। तो जब दूरियां समान होती है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं औसत चाल के लिए S वाला, और 2 चालें हैं तो फॉर्मूला लग जाएगा 2S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2। बस कर लेते हैं इसको। 280 अपॉन 180, 0 से 0 गया, और भी कैंसिल करना है बिल्कुल। ये 4, ये 9, 4 का ये 800 और ये 9। ठीक है, यहां तक। अब देते हैं इसमें भाग हम, जैसा ये खुद कह रहा है डेसिमल के 2 डिजिट्स तक लेकर आना है। तो 9 का ये जाएगा कितनी बार? 9 से हम कर लेते हैं इसको 9 बार तो नहीं, 8 बार चला जाएगा। 8 बार चला जाएगा, तो या तो ऑप्शन तीसरा है या ऑप्शन दूसरा, ये तो तय है। पहला नहीं है और चौथा नहीं। चलिए, तो ये चला गया 8 बार, 72 हुआ, 72 हुआ, फिर से 8 हुआ, फिर से 80 हुआ, फिर से 8 बार गया। तो डेफिनेटली 8 8 करके आ रहा है। तो आगे मैं निकालूंगा नहीं, सीधा ऑप्शन टिक करूंगा, क्योंकि दिख रहा है जब ये मैच कर रहा है तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 88 है, तो डेफिनेटली आगे भी 0.89 ही आना है। तो वो निकालना नहीं है, सीधा ऑप्शन टिक करना है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते तो हम पूरा ये निकाल कर देखते। चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट 21 क्या कह रहा है उसके बारे में। 21 देख लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 20 मीटर्स ऑफ क्लोथ अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मीटर्स ऑफ क्लोथ, देन द परसेंटेज गेन इज। 20 मीटर कपड़ा बेचने पर एक आदमी को 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है बताइए। चलिए, आसान सवाल है। 4 मीटर जो है कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य मतलब 4 SP, इसके बराबर लाभ है। कितना बेच रहा है? 20 मीटर कपड़ा बेच रहा है तब, तो 20 मीटर कपड़े का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 20 का, तो 20 P फॉर प्रॉफिट, SP फॉर सेलिंग प्राइस। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, इसका रेशियो देखूं तो 1/5R। तो प्रॉफिट कितने का? 1 का। अब देखिए, जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता है तो बाय डिफॉल्ट आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी हो कॉस्ट प्राइस पर निकालना पड़ता है, और अभी कुछ नहीं बोला है तो आपको कॉस्ट प्राइस CP पर निकालना होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए आपको, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100 करोगे। प्रॉफिट तो 1 का है तो 1 ही आएगा। क्या नीचे 5 आएगा? नहीं। अगर नीचे 5 आना होता तो विक्रय मूल्य पर पूछता, किसी पर नहीं पूछा है, इसका मतलब क्रय मूल्य पर ही निकालना है। तो क्रय मूल्य पर ही निकालना है, तो थोड़ा सा लॉजिक सोचिए। 5 रुपए में किसी चीज को बेचा है, 1 रुपया उस पर कमाया है, तो खरीदा कितने में था? 4 में। तो आंसर आ गया 25%, जो कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। A person purchased a silk cloth of length 50 meter and width 1 meter at the rate of 250 per square meter, and a cotton cloth of a length of 40 meter and width of 2 meter at the rate of 200 per square meter. What is the difference between the prices of two clothes? एक व्यक्ति 50 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा रेशमी कपड़ा 250 प्रति वर्ग मीटर की दर से, और एक सूती कपड़ा 40 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदता है, तो दोनों कपड़ों की कीमत में अंतर कितना है वो बताइए। बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं देख लेता हूं कि जो आपका कौन सा कपड़ा है, सिल्क वाला कपड़ा है, उसके लिए प्राइस जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 250 पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब उसके पर एरिया की आपको प्राइस दे रखी है 250 रुपीज। तो वो एरिया कितना है देख लो। तो 50 मीटर लंबा और 1 मीटर क्या है ये चौड़ा, तो इसका मतलब वो हो गया 50 मीटर स्क्वायर, इतना कपड़ा है। और रेट क्या है? 250 पर स्क्वायर मीटर। तो खर्चा कितना हो गया? 25 का 5 से 125, और जीरो में कितने? 2, 12,500। फिर मैं बात करूं कॉटन वाले की। कॉटन वाले की तो 40 मीटर लंबा है और चौड़ाई में कितना है? 2 मीटर। तो ये कितना हो गया? 80 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया में। और मैं देखूं 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो 80 का 200 से गुणा कर लो, तो 8 का 2 से 16, तो 16,000 रुपए इसके लग जाएंगे। 12,500 इसके लग रहे हैं, 16,000 इसके लग रहे हैं। अंतर कितने का देख लेते हैं। 500 किया तो 13,000, 3,500 रुपए का अंतर है, जो कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23? देखिएगा। A dice is rolled 2 times. Find the probability of getting a composite number on first roll and prime number on the second roll. एक पासे को 2 बार घुमाया जाता है। पहले रोल पर एक भाज्य संख्या और दूसरे रोल पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? देखिएगा, जैसा कि देख सकता हूं डाइस पर जो नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 जो है ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजाइट होता है। 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 जो है वो आपके प्राइम नंबर है, और 5 जो है वो आपके प्राइम नंबर है।
और 4 जो है वो आपके कॉम्पोजिट नंबर है और 6 जो है वो आपके कॉम्पोजिट नंबर। तो 1 तो हमारी काउंटिंग में है ही नहीं। चलिए पहला वाला केस देखते हैं, या पहले वाली जो डाइस है उसको देखते हैं। 2 डाइस है ना, तो डाइस 1 देखते हैं। तो आप इसको फेंकोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस, हमारे पक्ष में स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो कुल स्थितियां कितनी होगी, 6, क्योंकि 1 से 6 तक अंक है तो कुछ भी आ सकता है, तो टोटल हो गई 6। पहली वाली स्थिति हम देखते हैं कि भाज्य संख्या आ जाए। भाज्य संख्या के लिए 2 ही कंडीशन है, 4 और 6, तो इसका मतलब 2/6 ये स्थिति बनती है। फिर डाइस सेकंड वाली को देखते हैं, तो डाइस सेकंड उसमें भी 6 आएंगे। टोटल 1 से लेकर 6 तक सरफेसेस होती है, तो टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 6। और फेवरेबल हमारे पक्ष में स्थितियां कौन सी है, अभाज्य संख्या का कह रहा है, प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर 3 है, तो ये 3 हो सकता है। तो इसको मैं अगर काटूं तो बिल्कुल काट सकता हूं 1/3, इसको मैं काटूं तो बिल्कुल काट सकता हूं 1/2। तो कुल मिलाकर कितना हो गया प्रोबेबिलिटी, ये और ये, तो 1/3 और 1/2 का मल्टीप्लीकेशन, तो 1/6 हमारा आंसर होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्या कह रहा है 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिएगा, जो कि पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। A pipe can fill a cistern in 20 minutes, whereas the cistern when full can be empty by a leak in 28 minutes. When both are opened, the time taken to fill the cistern is। एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि टंकी भर जाने पर एक रिसाव द्वारा 28 मिनट में खाली किया जा सकता है। जब दोनों खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। चलिए, तो पहला और ये दूसरा, ये 20 मिनट और ये 28 मिनट, दोनों एक साथ लग जाएं तो एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसा कि मैं देख सकता हूं, 20 के लिए मैं लिखूंगा 5 और 4, 28 के लिए मैं लिखूंगा क्या, 7 और 4। तो 5 और 7 ये कितना, 35, 35 का मैं 4 से कर लूंगा तो 140। ये कितना आ गया, 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 5 8 पंजे 40, बिल्कुल 5 बार जा रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना है 140। करवाना किससे है, दोनों से, तो वर्क एफिशिएंसी नीचे दोनों की आएगी। अब ये भरने वाला है तो इसकी वर्क एफिशिएंसी प्लस में आएगी, ये खाली करने वाला है तो इसकी वर्क एफिशिएंसी माइनस में आएगी। दोनों भरने वाले होते तो दोनों की प्लस में आती, दोनों खाली करने वाले होते तो दोनों की माइनस में आती। तो ये हो गया 140, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो ये आ गया कितना, 70। तो 70 मिनट्स, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे इस क्वेश्चन पेपर का, उसके बारे में। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, राम बाइज आर्टिकल एट 70 फॉर 890 rupees and sold at 60 for 890 rupees. Then what is gain percentage? राम 70 वस्तुएं 890 रुपए में खरीदता है और 60 वस्तुएं 890 रुपए में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है। देखिए, वस्तुएं खरीदी कितनी, 70, बेची कितनी, 60, तो टोटल वस्तुएं कितनी है, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 6 और 7 का एलसीएम आप ले सकते हैं, जो कि कितना होगा, इनका गुणा ही होगा, कितना होगा, 420। अब देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं। 70 वस्तुएं 890 रुपए में खरीदी, तो एक कितने की, 890 बटा 70, और 420 कितने की, 420 से गुणा कर लेते हैं। ये चला गया, बिल्कुल चला गया, 6 बार चला गया, बिल्कुल चला गया। ये 0, 9 का 6 से कर लेते हैं 54, 5 8 का 6 से कर लेते हैं 48, और 48 और 5 कर लेते हैं 48, और ये हो गया आपके पास कितना, 53। 5340 रुपए उसके लग चुके हैं। फिर सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य 60 बेच रहा है 890 की, तो एक बेचेगा 890 बटा 60, और जितनी खरीदी है उतनी बेचेगा, और खरीदी कितनी है, 420। ये गया, बिल्कुल गया, ये गया, बिल्कुल। कितना आ गया, गुणा करके देख लो। ये 0, 7 का 9 से 63, 6 8 का 7 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 56, और 6 कर लूं तो ये हो जाएगा कितना, 62।
6,230 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है 5,340, 6,230 विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, तो परसेंटेज प्रॉफिट ही पूछ रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में 100 नीचे आ गया 5,340 रुपए, ऊपर आ जाएगा जो इनका डिफरेंस है कितना है देख लेते। 340 से 60 करूंगा 400 हो गया, फिर ये 600 कितना हो जाएगा 6,000 है, ठीक है, तो ये 660। फिर अगर यहां देखें तो ये 230 है, तो 600 और 200 800, और ये हो जाएगा 890। चलिए कर लेते हैं इसको, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा हो तो देखें अगर इसमें, तो ये अगर 8 पंजे 40 5 बार जा रहा है, और इसको देखें तो 9 का 5 से 45, या फिर इसको कर लेते हैं इस तरीके से 3 आएगा नीचे। चलिए कर लेते हैं इसको, ये चला जाएगा 8 का 6 से 48 कर ले, 9 का 6 से हम करें 54, तो ठीक है 480 और 54 534 हो रहा है। ये चला जाएगा आपके कितनी बार 6 बार, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 16 से ही 2/3%, मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा एक और पेपर। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।